हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम ट्रेपीजोइडल रूल की डेरिवेशन को समझेंगे और हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि इस रूल का नाम ट्रेपीजोइडल रूल क्यों है। मान लेते हैं हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये a यूनिट डिस्टेंस है और ये b यूनिट डिस्टेंस है। तो फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हम fx को एज्यूम कर लेते हैं कि ये नो नेगेटिव है और जब हम fx का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ये कंटिन्यूअस ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हम x इज इक्वल टू a लाइन को प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू a और हम x इज इक्वल टू b लाइन को प्लॉट करते हैं। तो हम देख सकते हैं फंक्शन की कर्व ने इन दो लाइंस के बीच और एक्स एक्सिस से ऊपर जो एरिया बाउंड किया, इस एरिया का मैग्नीट्यूड फंक्शन एफ एक्स के डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझ लिया है। अब हम ट्रेपीजोइडल रूल को समझते हैं। ट्रेपीजोइडल रूल को समझने के लिए हमें ये टेबल गिवन है और हम इस टेबल में देख सकते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट एक्स नोट है जो कि ए के इक्वल है और ए इस फंक्शन के इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है। लास्ट आर्गुमेंट एक्सएन है जो कि इंटीग्रेशन की अपर लिमिट बी के इक्वल है और बीच के सारे आर्गुमेंट्स इक्वी स्पेस्ड है। हम किन्हीं भी दो कंजक्टिव आर्गुमेंट्स के बीच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि यहां पर स्मॉल एच के इक्वल है। तो जैसा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेपीजोइडल रूल को ड्राइव करने के लिए हमें न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले का यूज करना होगा। तो हमने फ्रेंड्स यहां पर न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले को पहले से ही लिख लिया है। तो ट्रेपीजोइडल रूल के लिए हम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले में n को 1 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब हम इस फार्मूले में n को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा x नोट से x नोट प्लस h और x नोट प्लस h x1 के ही इक्वल होगा। तो इंटीग्रेशन x नोट से x1 fx dx ये इक्वल होगा। अब n इज इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब क्या है, अब हम उस पॉइंट को समझते हैं। जैसा कि हमें ये टेबल गिवन थी और इस टेबल में हमें आर्गुमेंट्स x नोट से xn तक गिवन थे। तो इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर लिया है। इन आर्गुमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें एंट्रीज गिवन है, तो जब हम इन आर्गुमेंट्स और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लॉट करेंगे तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमें ये पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे। इन पॉइंट्स को लोकेट करना काफी इजी है। तो इस टेबल की हेल्प से हमें ये डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑब्टेन हुए हैं। जैसा कि हमने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले में n को 1 के इक्वल पुट किया है और n को 1 के इक्वल पुट करने से ही ये इंटीग्रेशन x नोट से x1 तक ही कैलकुलेट होगा। x नोट से x1 तक कैलकुलेट करने का मतलब है हम x नोट से x1 के बीच फंक्शन के ग्राफ को नहीं जानते, लेकिन हम इन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और हम एज्यूम करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन के ग्राफ के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है हम फंक्शन के ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि x नोट से x1 इन दो आर्गुमेंट्स के बीच हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन एक लीनियर पोलोमियल होती है और लीनियर पोलोमियल के हायर ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंसेस जीरो होते हैं। तो इस बात का मतलब सेकंड ऑर्डर और इससे नेक्स्ट ऑर्डर के जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंस की इसकी टर्म है वो सारी की सारी जीरो के इक्वल होंगी। हमने फ्रेंड्स
इस पॉइंट को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस में भी पढ़ा है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 2 और 2 से हायर ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस सारे के सारे 0 होंगे। तो यहां से हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑब्टेन होगी h इंटू वाई नोट, जैसा कि हमने n को 1 के इक्वल पुट किया है, प्लस 1/2 डेल्टा वाई नोट। तो ये हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑब्टेन हुई है फ्रॉम x नोट टू x1। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। h एज इट इज वाई नोट प्लस 1/2 डेल्टा वाई नोट को हम लिख सकते हैं y1 माइनस वाई नोट, और फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा h/2 वाई नोट प्लस वाई। तो हमने फंक्शन fx का डेफिनेट इंटीग्रेशन x नोट से x1 कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन फंक्शन का हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब हम x1 से x2 फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू लोअर लिमिट होगी x1, अपर लिमिट होगी x2 fx dx। हमने ऊपर वाले पॉइंट से ऑब्जर्व किया कि x नोट से x1 फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन h/2 वाई नोट प्लस वाई वन के इक्वल आता है। वाई नोट एंट्री x नोट के कोरस्पॉन्डिंग है और वाई वन एंट्री x1 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो इस बात का मतलब ये एंट्रीज भी वही यूज हो रही हैं जो कि इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट है। तो जब हम x1 से x2 फंक्शन fx का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी h/2 y1 प्लस y2। इस बात का मतलब हम फिर से x1 से x2 इन दो पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन से इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और फंक्शन के ग्राफ को हम इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम फर्दर इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन x2 से x3 fx dx, इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी h/2 y2 प्लस y3। तो अब हम इस सारे के सारे पॉइंट को जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन xn माइनस वन से xn कैलकुलेट करना हो तो ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी h/2 yn माइनस वन प्लस yn। लेकिन हमें तो फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx, ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक करके फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट की है। x नोट से x1 fx dx प्लस x1 से x2 fx dx प्लस x2 से x3 fx dx, और लास्ट होगा xn माइनस वन से xn fx dx। अब हम इन सभी इंटीग्रेशन की वैल्यूज वन बाय वन पुट करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू थी h/2 वाई नोट प्लस वाई वन। सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू h/2 वाई वन प्लस वाई टू। थर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू h/2 वाई टू प्लस वाई थ्री, और लास्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू h/2 वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। तो हम देख सकते हैं सभी टर्म से h/2 कॉमन आ रहा है, तो हम h/2 को कॉमन लेते हैं। हम इन सभी टर्म्स को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। y1 इस फर्स्ट टर्म में भी है और y1 यहाँ पर भी है। सिमिलरली y2 इस टर्म में भी है और यहाँ पर भी है। इस बात का मतलब y1 भी दो बार है और y2 भी दो बार है, y3 भी दो बार होगा। केवल y नोट और yn को छोड़कर बीच की जितनी भी एंट्रीज हैं सारी की सारी दो बार रिपीट होंगी। तो ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी y नोट प्लस ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn माइनस वन, और लास्ट टर्म होगी yn। तो फ्रेंड्स, जो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले की हेल्प से, जहां पर हमने n को 1 के इक्वल अज्यूम किया, इसी फार्मूले को हम ट्रेपीजोइडल रूल बोलते हैं। इस फार्मूले को याद रखना भी काफी आसान है। ब्रैकेट से बाहर है h/2, फर्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री और बीच वाली एंट्रीज को सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इस रूल का नाम
ट्रेपीजॉइडल रूल क्यों है? जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया, x0 से x1 के बीच के पॉइंट्स पर हमें फंक्शन की वैल्यूज गिवन नहीं थी, लेकिन हमने इन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। तो जब हमने इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और x0 से x1 फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट किया, तो वो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई थी h/2 y0 प्लस y1। और अब हम अगर इस फिगर को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये फिगर एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। जैसा कि हम देख सकते हैं इस ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड है वो ये साइड और इन साइड की लेंथ है y0 और y1 और इस ट्रेपीजियम की हाइट है फ्रेंड्स h के ही इक्वल, जो कि x1 और x0 के बीच का डिफरेंस है। तो इसी रीजन से हम इस रूल को ट्रेपीजॉइडल रूल बोल रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस रूल का डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।